क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रात के सन्नाटे में चलती सड़क अचानक आपको पहचानने लगे तो क्या होगा? अगर अंधेरे में कोई जगह बार बार आपके सामने आए जैसे वह आपको जाने ही न देना चाहती हो, तो आप क्या करेंगे? मैं सतीश हूँ, एक ट्रक ड्राइवर, और आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह किसी किताब की नहीं बल्कि मेरी अपनी जिंदगी की उस रात की है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पाया। ये कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि उस एहसास को जगाने के लिए है जो रात के सफर में इंसान के भीतर धीरे धीरे बैठ जाता है। तो अगर आप भी उन कहानियों को सुनना पसंद करते हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं रुकती बल्कि मन के अंदर तक उतर जाती हैं, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल डार्क पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को उन लोगों तक शेयर करें जो मानते हैं कि असली डर अक्सर दिखाई नहीं देता। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया अगली कहानी की शुरुआत बनती है। अब बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी, एक ऐसी रात से जहां रास्ता सिर्फ आगे नहीं बल्कि भीतर की तरफ भी जाता है। मेरा नाम सतीश कुमार है, उम्र 42 साल। पिछले 16 सालों से ट्रक चला रहा हूं और अगर सच कहूं तो जिंदगी का बड़ा हिस्सा सड़क पर ही बीत गया है। बिहार की सड़कें मुझे उतनी ही अच्छी तरह पहचानती हैं जितना मैं उन्हें। दिन के उजाले में ये सड़कें आम लगती हैं, लेकिन रात होते ही इनका मिजाज बदल जाता है। हर रात सिर्फ सफर नहीं होती बल्कि एक इम्तिहान बन जाती है, ऐसा इम्तिहान जिसमें हिम्मत, धैर्य और इंसान का मन तीनों को एक साथ परखा जाता है। उस रात भी मैं यही सोच रहा था कि बस यह ट्रिप पूरी हो जाए, फिर कुछ दिन घर रुकूंगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनदेखी बात बार बार ध्यान खींच रही हो। ट्रक के इंजन की गूंज के बीच मुझे अपनी ही सांसें भारी लग रही थीं। सड़क खाली थी, लेकिन उस खालीपन में भी कुछ ऐसा था जो मन को चैन नहीं लेने दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह रात मुझे देख रही हो, परख रही हो और चुपचाप अपना खेल शुरू कर चुकी हो। मेरा घर सीवान जिले के पास है। वहीं मेरी बूढ़ी माँ रहती है, जिनकी आंखों की रोशनी अब कम हो चुकी है। पत्नी है जो हर फोन कॉल पर मेरी आवाज से मेरा हाल समझने की कोशिश करती है, और 2 बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई और ज़रूरतें हर महीने मुझे याद दिलाती हैं कि रुकना मेरे लिए विकल्प नहीं है। कर्ज, जिम्मेदारियां और समय की मार, इन सब ने मिलकर मुझे ऐसा बना दिया है कि चाहे शरीर कितना भी थका हो, रात का सफर टाल नहीं पाता। उस दिन भी कुछ ऐसा ही था। मन मना कर रहा था, लेकिन मजबूरी जीत गई। जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, माँ की आवाज कानों में गूंजी, रात को ज्यादा तेज मत चलाना। पत्नी की खामोशी भी याद आई, जो कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह जाती है। यही सब सोचते हुए मैं सड़क पर उतर आया। लेकिन उस रात इन यादों के साथ साथ एक अनजाना डर भी था जो बिना वजह मन में जगह बना रहा था। ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई वजह नहीं थी, फिर भी वह हर मोड़ पर मेरे साथ चल रहा था। उस रात मैं पटना से मोतिहारी की ओर निकला था। ट्रक पूरी तरह लदा हुआ था और आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने अंधेरे की चादर तान दी हो। हवा में नमी थी, लेकिन उस नमी में भी ठंडक नहीं बल्कि एक अजीब सी घुटन थी। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, मन और भारी होता चला गया। सड़क सीधी थी, फिर भी लग रहा था कि यह कहीं और ही ले जा रही है। हेडलाइट के सामने जो सड़क दिख रही थी, उसके बाहर कुछ भी साफ नहीं था। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि लगता था अगर नजर जरा भी भटकी तो सब कुछ निगल लेगा। उस पल मुझे यह एहसास हुआ कि डर हमेशा किसी आवाज या साए के साथ नहीं आता। कभी कभी वह बिल्कुल खामोशी से, बिना दस्तक दिए भीतर बैठ जाता है, और जब ऐसा होता है तो इंसान सबसे ज्यादा असहाय महसूस करता है। मेरे साथ खलासी था, रवि। उम्र कम थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा रहता था। सफर शुरू करने से पहले उसने हमेशा की तरह हनुमान जी की तस्वीर छुई और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। मैंने उसे देखा तो एक पल के लिए अच्छा लगा, जैसे उसकी आस्था से मुझे भी थोड़ी ताकत मिल गई हो। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, रवि की खामोशी भी बढ़ती चली गई। वह कम बोल रहा था, और जब बोलता भी था तो आवाज में वो हल्कापन नहीं था जो आम दिनों में होता है। मुझे लगा शायद उसे भी वही महसूस हो रहा है जो मुझे हो रहा था। ट्रक के केबिन में हम दोनों के बीच एक अनकहा डर बैठ गया था।
इंजन की आवाज के अलावा कोई और ध्वनि नहीं थी। फिर भी लग रहा था जैसे आसपास कुछ और भी है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। जैसे ही ट्रक NH 122B पर आगे बढ़ा, मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब होने लगा। पहले एक लाइन, फिर बिल्कुल सन्नाटा। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, न ट्रक, न बस, न बाइक। यह सुनसानपन सामान्य नहीं लग रहा था। हेडलाइट के बाहर का अंधेरा किसी गड्ढे की तरह लग रहा था, जिसमें सड़क धीरे धीरे डूबती जा रही हो। हर कुछ मिनट में मुझे ऐसा लगता कि कहीं कुछ हिल रहा है, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ नहीं मिलता। यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी। कुछ दिख नहीं रहा था, फिर भी मन मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है। उस समय मुझे एहसास हुआ कि जब रास्ता बहुत ज्यादा शांत हो जाए तो इंसान का दिमाग खुद ही आवाजें गढ़ने लगता है, और वही आवाजें बाद में डर का रूप ले लेती हैं। थकान अब आंखों में उतर चुकी थी, पलकें भारी हो रही थीं, लेकिन रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने खुद से कहा कि बस थोड़ी देर और, फिर कहीं चाय पी लेंगे। लेकिन मन बार बार घर की तरफ भाग रहा था। माँ, पत्नी, बच्चे, सबकी तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे चेतावनी दे रहे हों कि यह रात सामान्य नहीं है। ट्रक चल रहा था, लेकिन भीतर कहीं कुछ रुक सा गया था। हर मोड़ पर दिल जरा तेज धड़कता, हर अंधेरे हिस्से में मन अनहोनी की आशंका से भर जाता। मैं जानता था कि यह डर किसी भूत या साये का नहीं है, बल्कि मेरे अपने मन का है, और यही बात उसे और ज्यादा खतरनाक बना रही थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि ट्रक की आवाज भी अजीब लग रही थी। मुझे पहली बार साफ साफ एहसास हुआ कि डर बाहर नहीं, भीतर से उठ रहा है। वही डर इंसान को कमजोर करता है, वही उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। मैं इसी सोच में डूबा था कि तभी रवि ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, आज रास्ता कुछ अलग लग रहा है। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उस पल उन्होंने जैसे पूरे माहौल को बदल दिया। उसके बाद जो खामोशी छाई, वह पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। मुझे लगा जैसे हमने किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया है जिसे छेड़ना नहीं चाहिए था। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन उस एक वाक्य के बाद मेरी बेचैनी कई गुना बढ़ चुकी थी, और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि यह रात अभी अपनी असली शक्ल दिखाने वाली है। बेतिया से थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक मेरी नजर सड़क के किनारे पड़ी उस पीली सी रोशनी पर अटक गई। पहले लगा जैसे आंखों का धोखा हो, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास गया वह रोशनी साफ होती चली गई। सुनसान हाईवे पर अकेला खड़ा एक ढाबा, न उसके आसपास कोई ट्रक, न बस, न बाइक, न इंसान की कोई हलचल, बस वही ढाबा और उसके ऊपर टंगी पीली लाइट, जो अंधेरे को चीरती हुई नहीं बल्कि उसमें घुलती हुई लग रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि इतनी वीरान सड़क पर यह ढाबा खुला कैसे है। दिल ने कहा आगे निकल चलो, लेकिन शरीर थकान से बोझिल था और गले में चाय की तलब जलन बनकर उतर रही थी। मैंने स्पीड कम की, फिर बढ़ाई, फिर दोबारा कम की। मन बार बार मना कर रहा था, लेकिन किसी अदृश्य खिंचाव ने जैसे ट्रक को वहीं रोक दिया। उस एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे सड़क ने फैसला कर लिया हो कि मुझे यहीं रुकना है। इंजन की आवाज धीमी हुई और ट्रक अपने आप ढाबे के सामने खड़ा हो गया, जैसे यही उसकी मंजिल हो। जैसे ही मैंने इंजन बंद किया, केबिन के अंदर का माहौल बदल गया। बाहर रात वैसी ही थी, लेकिन भीतर अजीब सी ठंड उतर आई। ऐसा नहीं कि मौसम ठंडा हो गया हो, बल्कि हवा में कुछ ऐसा था जो शरीर के अंदर तक चुभने लगा। रवि ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। हम दोनों नीचे उतरे। पैरों के नीचे जमीन ठोस नहीं लगी, जैसे नमी से भरी हो। ढाबा बहुत पुराना था, टीन की छत से जंग टपकती सी लग रही थी। लकड़ी की बेंचें घिसी हुई थीं और अंदर रोशनी इतनी कम थी कि कोने साफ नहीं दिख रहे थे। वहीं काउंटर के पीछे एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र समझ में नहीं आ रही थी, न बहुत बूढ़ा न बहुत जवान। चेहरा साधारण था, लेकिन आंखें असामान्य रूप से स्थिर। वह हमें ऐसे देख रहा था जैसे देख नहीं रहा, बल्कि कुछ टटोल रहा हो। उस नजर में सवाल नहीं थे, न ही कोई स्वागत, बस एक अजीब सी ठहराव भरी निगाह थी जिसने मेरे भीतर हलचल मचा दी। हमने कुछ कहा नहीं और उसने भी कुछ नहीं पूछा, बस सिर हल्का सा हिलाया, जैसे हमारी मौजूदगी से वह पहले से वाकिफ हो।
उसकी खामोशी शब्दों से ज्यादा भारी थी। ढाबे के अंदर बर्तनों की कोई आवाज नहीं थी, न चूल्हे की, न किसी और आदमी की। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह सिर्फ हमारे लिए खुली हो। मैं बेंच पर बैठा और अनायास ही मेरी नजर दीवार पर टंगे कैलेंडर पर चली गई। वह कई साल पुराना था। तारीख जमी हुई थी, जैसे समय ने उस दिन के बाद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। उसे देखते ही मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। लगा जैसे इस ढाबे में सिर्फ जगह नहीं, वक्त भी अटका हुआ है। मैंने नजर हटाने की कोशिश की, लेकिन मन उसी कैलेंडर में उलझा रहा। रवि ने धीरे से मेरा हाथ छुआ, जैसे वह भी वही महसूस कर रहा हो जो मैं महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद वह आदमी चाय लेकर आया। कप साधारण थे, लेकिन चाय का रंग कुछ ज्यादा ही गहरा था। भाप उठ रही थी, लेकिन उसमें चाय की खुशबू कम और किसी ठंडी चीज की गंध ज्यादा थी। मैंने कप उठाया तो उंगलियों में हल्की झंझनाहट हुई। पहला घूंट लेते ही शरीर के अंदर जैसे ठंड फैल गई। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई और मुझे लगा कि यह चाय गले से नहीं, सीधे सीने में उतर रही है। रवि ने भी घूंट लिया, फिर कप नीचे रख दिया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ थकान नहीं है, इस जगह में कुछ ऐसा है जो इंसान के भीतर उतरता है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दिल का बोझ बढ़ता ही जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे पकड़ मजबूत कर रही हो। तभी उस आदमी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, रात यहीं काट लो। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनका असर असाधारण। ऐसा नहीं लगा कि वह सलाह दे रहा है, बल्कि जैसे आदेश दे रहा हो। उसने आगे कहा, आगे रास्ता ठीक नहीं। उसकी आवाज कानों से नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर जमा सारे डर को एक साथ जगा दिया। मैंने तुरंत सिर हिलाया और कहा कि हमें जाना है, माल समय पर पहुंचाना है। उसने जवाब में बस वही हल्की सी मुस्कान दी, जिसमें न अपनापन था न नाराजगी, बस एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे उसे पता हो कि हमारा जाना इतना आसान नहीं है। रवि के माथे पर पसीना आ गया था। मैं उठ खड़ा हुआ, पैसे काउंटर पर रखे और बाहर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, मुझे लगा कि जमीन मेरे पैरों को पकड़ रही है। कदम भारी हो गए, जैसे किसी ने अदृश्य बोझ डाल दिया हो। मैं किसी तरह खुद को संभालते हुए ढाबे से बाहर निकला। बाहर की हवा और ठंडी लग रही थी। ट्रक कुछ दूरी पर खड़ा था, लेकिन वह दूरी सामान्य से कहीं ज्यादा लग रही थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी एक अनजाना डर मजबूर कर रहा था। जब मैंने आधी नजर से पीछे देखा तो वह आदमी अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें रोशनी में चमक रही थीं और उस चमक में कुछ ऐसा था जो पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। ट्रक में बैठते ही मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट किया। इंजन की आवाज आई, लेकिन राहत नहीं मिली। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मुझे साफ महसूस हुआ कि हम सिर्फ एक ढाबा नहीं छोड़कर जा रहे हैं, हम किसी ऐसी चीज से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद हमारे साथ साथ चलने वाली है। ढाबे से निकलते ही कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सीने पर रखा बोझ हल्का हो गया हो। ट्रक जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने गहरी सांस ली और स्टीयरिंग पर पकड़ थोड़ा ढीली की। मन ने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से दिमाग ज्यादा सोच रहा है। रात अब भी वही थी, अंधेरी और चुप, लेकिन ढाबे से दूर आते ही उसकी पकड़ कुछ कम महसूस हुई। सड़क सीधी थी, हेडलाइट की रोशनी में सब कुछ सामान्य लगने की कोशिश कर रहा था। रवि चुप बैठा था। शायद वह भी यही सोच रहा था कि हम उस अजीब जगह से निकल आए हैं, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही किलोमीटर बाद मेरी नजर फिर उसी टूटी हुई माइलस्टोन पर पड़ी, जिस पर झुका हुआ पत्थर और आधा मिटा हुआ नंबर था। दिल एक झटके में धड़क उठा। मैंने पलकें झपकाकर दोबारा देखा, लेकिन माइलस्टोन वही था, बिल्कुल वैसा ही, वही खरोंचें, वही झुकाव। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि यह कैसे मुमकिन है। हम आगे बढ़ रहे थे, फिर यह जगह दोबारा कैसे आ गई। ट्रक चल रहा था, इंजन की आवाज साफ थी, फिर भी सड़क जैसे हमें घुमाकर वहीं ले आई हो। उस एक दृश्य ने मेरे भीतर की सारी राहत को निगल लिया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि बिहार की सड़कों पर कई माइलस्टोन एक जैसे होते हैं। शायद दिमाग खेल खेल रहा है, लेकिन मन यह मानने को तैयार नहीं था।
कुछ ही देर में वही मोड़, वही झुका हुआ पेड़, वही टूटी हुई सड़क की धार फिर सामने आ गई। अब मेरा भरोसा डगमगाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे हम आगे नहीं बढ़ रहे बल्कि किसी अदृश्य गोल दायरे में फंस गए हों। स्टीयरिंग हाथ में था, एक्सीलेटर दबा हुआ था, फिर भी मंजिल दूर नहीं जा रही थी। रवि ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने बिना कुछ कहे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। पहले उसकी आवाज में एक स्थिरता होती थी, लेकिन अब शब्द लड़खड़ा रहे थे। हर चौपाई के साथ उसकी सांस तेज हो रही थी। मुझे लगा कि अगर मैं भी अभी कुछ न बोला तो ये खामोशी हमें और गहरे खींच ले जाएगी। लेकिन शब्द गले में अटक गए थे। मैंने रेडियो चालू किया। सोचा कुछ आवाज होगी तो मन भटकेगा, लेकिन रेडियो से जो निकला उसने मन को और भारी कर दिया। कोई गीत नहीं, कोई खबर नहीं, बस एक अजीब सी सरसराहट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। उस आवाज में कोई लय नहीं थी, फिर भी वह सीधे दिमाग में चुभ रही थी। मैंने चैनल बदले, नॉब घुमाया, लेकिन हर जगह वही आवाज। ऐसा नहीं लग रहा था कि रेडियो खराब है, बल्कि जैसे यह आवाज जानबूझकर सुनाई जा रही हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन वह सरसराहट जैसे कानों में अटक गई। अब हर सन्नाटा भारी लगने लगा। ट्रक के केबिन में ठंड बढ़ती जा रही थी, जबकि बाहर मौसम वैसा नहीं था। मेरे हाथों में हल्की कंपी आ गई। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर ढीला छोड़ा तो कुछ गलत हो जाएगा। पीछे देखने की इच्छा बार बार हो रही थी। मन कह रहा था कि एक बार शीशे में देख लो, शायद सब साफ हो जाए। लेकिन उसी मन का दूसरा हिस्सा चेतावनी दे रहा था कि पीछे देखने का मतलब फंस जाना है। यह ख्याल अजीब था, लेकिन बहुत पक्का लग रहा था, जैसे किसी ने भीतर बैठकर साफ साफ कह दिया हो कि पीछे मत देखना। मैंने आंखें सामने ही टिकाए रखीं, लेकिन हर पल ऐसा लग रहा था कि पीछे कुछ चल रहा है। केबिन के अंदर ठंड अब असहज हो चुकी थी। रवि की आवाज तेज हो गई थी। वह लगभग बुदबुदाने लगा था। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीच एक परछाई उभरी। वह साफ नहीं थी, बस एक गहरा सा आकार। मेरा शरीर अपने आप प्रतिक्रिया में आ गया। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक चरमराता हुआ रुका। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा बाहर निकल आएगा। कुछ सेकंड तक मैं हिल नहीं पाया। फिर धीरे धीरे बाहर देखा। सड़क खाली थी। कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ भी नहीं, बस वही सुनसान हाईवे और गाढ़ा अंधेरा। रवि ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या मैंने भी वहीं देखा। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि झूठ बोलने की ताकत नहीं थी। हम फिर से चल पड़े, लेकिन अब डर खुलकर सामने आ चुका था। केबिन में ठंड और बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी हमारे साथ साथ चल रही हो। हर सांस के साथ वह एहसास गहरा होता जा रहा था। ट्रक की आवाज अब अजनबी लगने लगी थी, जैसे वह भी थक गया हो। तभी दूर फिर वही पीली रोशनी दिखी। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने आंखें मली, दोबारा देखा, लेकिन रोशनी वही थी, बिल्कुल वैसी ही। दिल बैठ गया। वह ढाबा फिर सामने था, वही पीली लाइट, वही अकेलापन। इस बार मेरे भीतर कुछ टूट गया। समझ में आ गया कि यह सिर्फ रास्ता नहीं है, यह कोई खेल है जिसमें हम मोहरे बन चुके हैं। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे भीतर एक ही सवाल गूंज रहा था। अगर हम ढाबे से निकल आए थे तो यह दोबारा कैसे सामने आ सकता है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह रात अब हमारे इरादों से नहीं, अपने नियमों से चल रही है। मैंने स्पीड कम नहीं की, लेकिन दिल की धड़कन बेकाबू थी। रवि की चालीसा अब रोने जैसी लग रही थी। पीली रोशनी पास आती जा रही थी और उसके साथ ही वह अजीब दबाव भी बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह हमें पहचानती है और हमसे पीछा छुड़ाने के मूड में नहीं है। उस एक पल में मुझे साफ समझ आ गया कि यह डर सिर्फ बाहर नहीं है, यह हमारे दिमाग में घुस चुका है, और वही सबसे खतरनाक होता है। ट्रक, सड़क, ढाबा, सब एक ही धागे में बंधते जा रहे थे, और मुझे पहली बार लगा कि अगर अभी हिम्मत टूटी तो शायद यह सड़क हमें कभी जाने नहीं देगी। ट्रक अचानक झटके के साथ रुक गया। एक्सीलेटर दबा हुआ था, गियर लगा हुआ था, फिर भी इंजन ने जैसे जवाब दे दिया हो। मैं समझ ही नहीं पाया कि यह कैसे हुआ। NH 727 के किनारे ट्रक खड़ा था और चारों तरफ ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था कि अपनी ही सांसें कानों में गूंजने लगी।
रात अब और गहरी हो चुकी थी। न हवा की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, न किसी गाड़ी की हलचल। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़क ने सांस रोक ली हो। मैंने चाबी घुमाकर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस पल मुझे पहली बार सच में डर लगा। यह डर परछाइयों का नहीं था, बल्कि उस एहसास का था कि अब हम कहीं फंस चुके हैं। रवि चुप था, उसकी आंखें फैली हुई थीं और चेहरा सफेद पड़ चुका था। बाहर उतरने का ख्याल आते ही दिल ने जोर से मना कर दिया, लेकिन ट्रक के बंद पड़े रहने से ज्यादा डरावना कुछ नहीं लग रहा था। मजबूरी में मैं नीचे उतरा। सड़क के किनारे खड़ा होकर जब चारों तरफ देखा तो अंधेरा इतना घना लगा जैसे उसमें हाथ डालो तो खालीपन नहीं, कुछ ठोस सा मिले। मैं अभी ट्रक के सामने ही खड़ा था कि झाड़ियों की तरफ से हल्की सी आहट सुनाई दी। पहले लगा जानवर होगा, लेकिन वह आहट धीरे धीरे साफ होती चली गई। सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज पास आती गई और उसी अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसका बदन झुका हुआ था, हाथ में लकड़ी की लाठी थी और कपड़े मैले कुचैले से लग रहे थे। लेकिन सबसे अजीब उसकी आंखें थीं। उनमें डर नहीं था, हैरानी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हमें नहीं, हमारे हालात को देख रहा हो। वह बहुत धीरे धीरे चला, लेकिन उसके कदमों में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह रास्ता उसका जाना पहचाना हो। वह मेरे सामने आकर रुका और बिना किसी भूमिका के बोल पड़ा, यह रास्ता कमजोर मन वालों को पकड़ लेता है। जो डर गया वही यहीं रह गया। उसके शब्द सीधे दिल में उतर गए। ये कोई धमकी नहीं थी, न ही चेतावनी का दिखावा। यह एक साधारण सी सच्चाई की तरह बोला गया वाक्य था, और शायद इसी वजह से वह इतना भारी लगा। मैंने उससे कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। फिर भी हिम्मत जुटाकर मैंने ढाबे का जिक्र कर दिया। उसका चेहरा सुनते ही बदल गया। आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वह एक पल के लिए उदास हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, वो जगह रास्ता नहीं है, इम्तिहान है। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर बहुत कुछ हिला दिया। उसने आगे बताया कि सालों पहले इस सड़क पर कई हादसे हुए थे। रात में थके हुए लोग जल्दी में या लालच में रुक जाते थे, कोई चाय के लिए, कोई आराम के लिए। लेकिन जो वहां रुक गया वह आगे नहीं बढ़ पाया। उसकी बातें सुनकर मुझे ढाबे का वह आदमी, उसकी खामोशी और पीली रोशनी सब एक साथ याद आ गए। मुझे लगा जैसे ये सब पहले से तय था, जैसे हम उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर बहुत से लोग पहले चल चुके थे। उस बूढ़े की आवाज में न डर फैलाने की कोशिश थी, न कहानी बनाने का अंदाज। वह ऐसे बोल रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी बात सुना रहा हो, जिसे वह खुद कई बार दोहरा चुका हो। उसकी हर बात मेरे भीतर बैठे डर से टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर खड़ा इंसान नहीं, बल्कि मेरे मन का ही कोई हिस्सा बोल रहा हो। मैंने रवि की तरफ देखा। वह लाठी वाले आदमी को ऐसे देख रहा था जैसे उसे मानो वह दिखाई ही न दे रहा हो, या शायद डर के मारे उसकी नजरें जम गई हों। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक अजनबी नहीं है, यह इस रास्ते का हिस्सा है, इस रात का हिस्सा है। उसकी मौजूदगी ने इस डरावने सफर को एक नाम दे दिया था। अब यह सिर्फ भटकाव नहीं रहा, बल्कि एक परीक्षा बन चुका था। मैं कुछ और पूछ पाता, उससे पहले ही वह बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसने एक आखिरी नजर मेरी तरफ डाली, ऐसी नजर जिसमें दया भी थी और चेतावनी भी। फिर वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और झाड़ियों की तरफ बढ़ गया। मैंने उसे जाते हुए देखा। हर कदम के साथ वह अंधेरे में घुलता चला गया। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। न उसके कदमों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस वही सन्नाटा फिर से लौट आया। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि जो अभी हुआ वह सच था या दिमाग का खेल। तभी अचानक ट्रक के इंजन की आवाज आई। मैंने चौंक कर पीछे देखा। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो चुका था, बिना चाबी घुमाए, बिना किसी कोशिश के। वह आवाज मेरे लिए राहत नहीं, बल्कि अगला झटका थी। मैं जल्दी से केबिन में बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रवि ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके होंठों से निकल नहीं पाए। ट्रक अब चलने के लिए तैयार था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे साफ समझ आ गया था कि अब यह सफर पहले जैसा नहीं रहा। यह सिर्फ माल पहुंचाने की यात्रा नहीं है,
ये किसी ऐसी चीज से निकलने की कोशिश है जो दिखती नहीं, लेकिन हर कदम पर महसूस होती है। उस बूढ़े की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। रास्ता कमजोर मन वालों को पकड़ लेता है। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और एक पल के लिए आंखें बंद की। मुझे पता था कि आगे क्या है यह नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जान गया था कि अब हर फैसला, हर पल बहुत भारी होने वाला है। जैसे ही ट्रक उस अजनबी बूढ़े को पीछे छोड़कर आगे बढ़ा, मुझे साफ महसूस हुआ कि सड़क अब पहले जैसी नहीं रही। हवा में कुछ भारीपन था, ऐसा भारीपन जो सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग पर भी दबाव डाल रहा था। ट्रक चल रहा था, लेकिन समय जैसे उसके साथ चलने से इनकार कर चुका था। मैंने आदतन घड़ी की तरफ देखा। सुइयां जमी हुई थीं। एक पल को लगा शायद नजर का धोखा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद भी वही हाल था। दिल जोर से धड़कने लगा। रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं थी, वह ठहरी हुई थी। हेडलाइट की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी, लेकिन वह रोशनी आगे बढ़ती नहीं लग रही थी, जैसे अंधेरा उसे निगल रहा हो। रवि कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। ट्रक के केबिन में एक अजीब सी घुटन भर गई थी, जैसे हम किसी ऐसे हिस्से में घुस चुके हों जहां नियम बदल जाते हैं। अचानक सड़क के किनारे मेरी नजर एक आकृति पर पड़ी। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। वह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी ने उसे वहीं जमा दिया हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस एक धुंधली सी परछाई, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि सीने पर दबाव बढ़ गया। उस पल मुझे यह भी समझ नहीं आया कि वह सच में इंसान है या नहीं। रवि ने उसे देखा और उसकी चीख अपने आप निकल गई। मैंने ब्रेक पर पैर नहीं रखा। दिल कह रहा था कि अगर रुके तो सब खत्म हो जाएगा। ट्रक उसके पास से गुजरा और उसी पल ऐसा लगा जैसे किसी ने जोर से ट्रक पर हाथ मारा हो। पूरा केबिन हिल गया। रवि सीट से उछल पड़ा। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन भीतर सब कुछ कांप रहा था। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। उस एक झटके ने यह साफ कर दिया कि जो भी है वह हमें जाने देने के मूड में नहीं है। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि दिल फिर से बैठ गया। वही पीली रोशनी, वही ढाबा। इस बार वह पहले से ज्यादा साफ दिख रहा था, लेकिन अब वहां सिर्फ एक आदमी नहीं था। ढाबे के सामने बेंचों पर आसपास कई परछाइयां थीं। सब सिर झुकाए बैठे थे, बिल्कुल शांत। न कोई हलचल, न कोई आवाज। वह दृश्य इतना अस्वाभाविक था कि कुछ सेकंड के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे लगा जैसे हम किसी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां जिंदा और मरे का फर्क मिट चुका है। तभी उस आदमी की आवाज गूंजी। वह बाहर से नहीं आई, सीधे मेरे दिमाग में उतरी। उसने कहा, अब जाना मुमकिन नहीं। उस आवाज में गुस्सा नहीं था, डर नहीं था, बस एक ठंडा यकीन था, जैसे फैसला बहुत पहले हो चुका हो। रवि फूट फूट कर रोने लगा। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गायब हो गए थे। उसी पल मेरे सामने मां का चेहरा आ गया। उनका झुर्रियों भरा चेहरा, कांपते हाथ, फिर बच्चों की हंसी, पत्नी की थकी हुई आंखें। ये सब ऐसे नहीं आया जैसे याद आती है, बल्कि जैसे किसी ने जबरदस्ती दिखाया हो। उस पल मेरे भीतर कुछ टूट गया। डर जो अब तक मुझे जकड़े हुए था, अचानक कमजोर पड़ने लगा। उसकी जगह गुस्सा और जिद ने ले ली। मुझे लगा कि अगर यहीं हार मान ली तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा। पांव एक्सीलेटर पर था, लेकिन ट्रक जैसे भारी हो गया था। वह आगे बढ़ना नहीं चाहता था, जैसे कोई उसे पीछे से पकड़कर खींच रहा हो। मैंने दांत भींच लिए और पूरी ताकत से दबाया। इंजन गुर्राया, केबिन कांपा, लेकिन रफ्तार नहीं बढ़ी। उस पल ऐसा लगा जैसे यह आखिरी कोशिश है, या तो मैं निकलूंगा या यहीं रह जाऊंगा। ढाबा अब बिल्कुल सामने था। पीली रोशनी आंखों में चुभ रही थी। परछाइयां हिलने लगीं, जैसे वे हमें रोकने के लिए तैयार हों। उस आदमी की ठंडी नजर अब भी मुझ पर थी। मुझे लगा जैसे वह इंतजार कर रहा हो कि मैं हार मान लूं, लेकिन उसी पल मैंने मन में ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। मैंने एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबाए रखा। ट्रक ने एक झटका लिया, फिर दूसरा। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य रस्सी खींचकर टूट रही हो। अचानक दबाव कम हुआ, इंजन की आवाज बदल गई और ट्रक ने रफ्तार पकड़ ली। ढाबा धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। पीली रोशनी कमजोर पड़ती गई, परछाइयां धुंध में घुलती चली गईं। मेरे शरीर में एक अजीब सी सुन्नता फैल गई।
जैसे कई घंटों का बोझ एक साथ उतर रहा हो। कुछ सेकंड तक मैं बस चलाता रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। रवि रोते रोते चुप हो गया था। केबिन में अब भी ठंड थी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। बाहर सड़क फिर से सुनसान थी, लेकिन अब उसमें वही खिंचाव नहीं था। मैंने शीशे में पीछे देखा। ढाबा दिखाई नहीं दे रहा था, न रोशनी न परछाइयां, बस अंधेरा और सड़क। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह छलावे की आखिरी कोशिश थी। यह हमें तोड़ना चाहता था, हमें रोकना चाहता था, लेकिन शायद इस बार हमने उसे मौका नहीं दिया। फिर भी दिल के किसी कोने में यह डर बैठ चुका था कि यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ है। शायद यह सिर्फ शुरुआत का अंत था। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो शोर से ज्यादा डरावना होता है। मुझे समझ आ गया था कि इस रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। अब मैं सिर्फ सड़क पर नहीं चल रहा था, बल्कि अपने भीतर के डर से लड़कर आगे बढ़ रहा था। और यही लड़ाई सबसे कठिन थी। अचानक आसमान के कोने में हल्की सी नीली रेखा दिखाई दी। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। रात इतनी लंबी और भारी लग रही थी कि लगा था ये कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन वह रेखा धीरे धीरे साफ होने लगी, जैसे अंधेरे को चीरकर कोई बहुत सावधानी से बाहर आ रहा हो। सुबह आ रही थी, इसमें अब कोई शक नहीं था। फिर भी मन पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। दिल के अंदर एक अजीब सा संकोच था, जैसे खतरा अभी पूरी तरह टला न हो। ऐसा लग रहा था कि यह उजाला भी किसी परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। ट्रक चल रहा था, सड़क वही थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ अब भी चौकन्ना बैठा हुआ था। हर पल लग रहा था कि अभी कुछ फिर से सामने आ जाएगा। मैं बार बार सामने देख रहा था। शीशे में झांकने की हिम्मत अब भी नहीं जुटा पा रहा था। सुबह की पहली आहट राहत लेकर आई थी, लेकिन वह राहत अधूरी थी, टूटी सी, जैसे भरोसा करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर करती हो। थोड़ी देर बाद कानों में कुछ नई आवाजें पड़ी। ये आवाजें रात की नहीं थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, और उसके साथ ही किसी गांव की हल्की सी हलचल। कहीं कोई दरवाजा खुलने की आवाज, कहीं बर्तन खड़कने की बहुत दूर की गूंज। ये सब सुनकर दिल ने एक पल को चैन लिया। रात भर जिस खामोशी ने दिमाग को जकड़ रखा था, उसमें अब दरार पड़ रही थी। लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह ढीला नहीं पड़ा। इन आवाजों में भी मैं कुछ तलाश रहा था, जैसे यह पक्का करना चाहता हूं कि ये असली है, कोई नया छलावा नहीं। ट्रक की रफ्तार अपने आप थोड़ी कम हो गई। रवि भी अब खिड़की से बाहर देखने लगा था। उसकी आंखों में डर अब भी था, लेकिन उसमें एक नई थकान और एक हल्की सी उम्मीद भी झलक रही थी। इन आवाजों ने यह एहसास दिलाया कि शायद हम फिर से किसी जानी पहचानी दुनिया की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन रात की परछाई अभी पूरी तरह छूटी नहीं थी। कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा। बहुत साधारण, बस एक पत्थर का ढांचा, ऊपर हल्का सा रंग और सामने एक पुराना सा पीपल का पेड़। सुबह की हल्की रोशनी में वह मंदिर बहुत शांत लग रहा था। न कोई भीड़, न कोई घंटी की आवाज, बस खामोश आस्था। मैंने ट्रक रोका नहीं, बस स्पीड कम की और बिना उतरे ही हाथ जोड़ लिए। उस पल दिल के अंदर जमा भारीपन थोड़ा हल्का हुआ। ऐसा नहीं लगा कि सब ठीक हो गया है, लेकिन यह महसूस हुआ कि शायद हम सही दिशा में हैं। रवि ने भी सिर झुकाया। उस मंदिर को देखते ही मुझे रात भर की सारी घटनाएं एक साथ याद आ गईं। ढाबा, परछाइयां, आवाजें, सब कुछ उस छोटे से मंदिर के सामने से गुजरते हुए लगा, जैसे यह रात हमें आखिरी बार देख रही हो। पर अब उसकी पकड़ कमजोर पड़ रही है। थोड़ा आगे बढ़े तो दूर वही ढाबा दिखाई दिया। इस बार वह किसी भयानक जगह जैसा नहीं लग रहा था। दिन के उजाले में वह एक उजड़ा हुआ खंडहर सा दिख रहा था। टीन की छत टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी हुई और आसपास कोई हलचल नहीं। न कोई पीली रोशनी, न कोई आदमी, न कोई परछाई। उसे देखकर मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। रात में वही जगह हमें निगलने को तैयार लग रही थी, और अब सुबह में वह खुद ही मरा सा पड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि डर असल में उस ढाबे में था या हमारे भीतर। शायद दोनों जगह था। उस पल यह साफ हुआ कि रात ने चीजों को नहीं बदला था, उसने हमारी आंखों और दिमाग को बदल दिया था। अंधेरे ने हर साधारण चीज को भी डरावना बना दिया था।
ढाबे को देखते हुए भी मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ, क्योंकि अब मुझे पता था कि कुछ जगहें दिन में अलग और रात में बिल्कुल अलग रूप दिखाती हैं। मैंने आगे देखते हुए यह महसूस किया कि अब डर का रंग बदल चुका है। वह अब चीखता हुआ डर नहीं था, बल्कि एक ठंडा सा एहसास था जो भीतर बैठ जाता है। रवि अब शांत था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ था, लेकिन वह अब रो नहीं रहा था। वह जिंदा था, यही सबसे बड़ी बात थी। उसने गहरी सांस ली, जैसे रात भर रुकी हुई हवा अब बाहर निकल रही हो। ट्रक की केबिन में ठंड अब कम हो चुकी थी, लेकिन वह एहसास अब भी मौजूद था, जैसे कोई अदृश्य निशान छोड़ गया हो। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखते हुए महसूस किया कि मेरे हाथ अब भी हल्के से कांप रहे हैं। यह कांपना डर का नहीं, बल्कि उस सब का असर था जो हमने झेला था। रात खत्म हो रही थी, लेकिन उसका असर अभी बाकी था। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा, उसकी पहली किरण ट्रक के शीशे से टकराई। वह रोशनी आंखों को चुभी नहीं, बल्कि सुकून लेकर आई। पहली बार मुझे लगा कि सांस ठीक से ले पा रहा हूं। सड़क अब साफ दिख रही थी, पेड़ पौधे अपने असली रंग में लौट आए थे। रात भर जो चीजें डरावनी लग रही थीं, वे अब साधारण दिख रही थीं। लेकिन मन जानता था कि यह अनुभव यहीं खत्म नहीं होगा, यह मेरे साथ चलेगा। हर अगली रात, हर सुनसान सड़क पर यह याद बनकर लौटेगा। मैं जानता था कि अब मैं पहले जैसा ड्राइवर नहीं रहा। यह सफर मुझे बदल चुका था। शायद यही उस रात की आखिरी सच्चाई थी कि डर सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं रहता, वह इंसान के भीतर अपनी जगह बना लेता है। ट्रक आगे बढ़ता रहा। सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी, लेकिन मेरे भीतर रात अब भी सांस ले रही थी। मैंने यह स्वीकार कर लिया था कि कुछ अनुभव इंसान को छोड़कर नहीं जाते, वे साथ चलते हैं, हर मोड़ पर, हर खामोशी में। यह सुबह राहत लेकर आई थी, लेकिन भरोसा पूरी तरह नहीं। शायद यही इस सफर की असली सीख थी कि कुछ रातें खत्म हो जाती हैं, लेकिन उनका असर जिंदगी भर साथ रहता है। घर पहुंचते पहुंचते शाम ढलने लगी थी। वही जाना पहचाना मोड़, वही कच्ची सड़क और वही पुराना बरगद का पेड़, जिसे पार करते ही दिल अपने आप हल्का हो जाता था। ट्रक जैसे ही घर के सामने रुका, माँ पहले से बाहर खड़ी दिखी। ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से पता हो कि मैं आ गया हूं। मैंने नीचे उतरते ही उनके पैर छुए। माँ ने कुछ नहीं पूछा, न रात के बारे में, न देरी की वजह। बस मेरे चेहरे को ध्यान से देखा और इतना कहा, देर हो गई बेटा, लेकिन सही सलामत आ गया, यही बहुत है। उस एक वाक्य ने पूरी रात की कीमत चुका दी। जो डर, घुटन और बोझ मैं अपने साथ ढो रहा था, वह उस पल कुछ हल्का हो गया, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। माँ की आंखों में चिंता अब भी थी, जैसे वह कुछ महसूस कर रही हो, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में कहना जरूरी नहीं। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी सवाल न पूछना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। उस रात घर के आंगन में बैठा मैं देर तक आसमान को देखता रहा। तारे साफ दिख रहे थे, हवा शांत थी, लेकिन मेरे भीतर अब भी वही रात चल रही थी। ढाबा, पीली रोशनी, परछाइयां और वो आवाजें बार बार दिमाग में उभर आती थीं। तब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि सबसे बड़ा भूत सड़क पर नहीं था, वह मेरे भीतर बैठा था। वह डर जो थकान के साथ बढ़ता गया, जो जिम्मेदारियों के बोझ से और भारी हो गया। अगर बाहर कुछ था भी तो उसने उसी डर को पकड़कर अपनी शक्ल बनाई थी। सड़क सिर्फ रास्ता थी, असली खेल मन के अंदर चल रहा था। ये समझ आते ही एक अजीब सी सिहरन हुई, क्योंकि इसका मतलब यह था कि इंसान जहां भी जाए, अगर डर साथ है तो कोई भी रास्ता खतरनाक बन सकता है। मुझे साफ दिखाई देने लगा कि वह ढाबा कोई साधारण जगह नहीं थी। वह थकान, लालच और डर का मिला जुला रूप था। चाय का बहाना, थोड़ा आराम करने की चाह और जल्दी मंजिल पाने की मजबूरी, यही सब मिलकर उस ढाबे को ताकत दे रहे थे। अगर मैं उस रात रुक जाता, अगर मैंने खुद को वहीं थाम लिया होता, तो शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। लेकिन खत्म होने का मतलब सिर्फ सफर का रुकना नहीं होता। कभी कभी उसका मतलब होता है कि इंसान भीतर से टूट जाता है। यह सोचकर ही शरीर में हल्की सी ठंडक दौड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि कई लोग शायद उसी तरह टूटे होंगे, बिना किसी आवाज के, बिना किसी गवाह के। सड़क उन्हें निगल गई हो या उनका डर, यह फर्क करना मुश्किल था। अब हर सफर से पहले मैं वही जल्दबाजी नहीं करता। पहले जहां थकान को नजरअंदाज कर देता था,
अब उसे सुनता हूं। शरीर अगर थकता है तो मन भी कमजोर पड़ता है, और कमजोर मन ही सबसे आसान शिकार बनता है। ये बात उस रात ने मुझे बहुत सख्ती से सिखा दी। डर आए तो अब मैं उसे दबाने की कोशिश नहीं करता, उसे पहचानता हूं, समझने की कोशिश करता हूं कि वह कहां से आ रहा है। क्योंकि मैंने देख लिया है कि दबाया हुआ डर किसी न किसी रूप में लौटता जरूर है, कभी परछाई बनकर, कभी आवाज बनकर, कभी उसी ढाबे की तरह जो बार बार सामने आ जाता है। आगे बढ़ना अब मेरे लिए सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर के साथ चलना बन गया है। रवि कुछ दिनों बाद मिलने आया था। वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में अब भी वह रात कहीं न कहीं मौजूद थी। हम दोनों ने उस बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन चुप्पी में सब कुछ साफ था। बिहार की उस सड़क ने हमें सिर्फ डराया नहीं था, उसने हमें जिंदा लौटना सिखाया था। जिंदा सिर्फ सांस लेने के मतलब में नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत होकर लौटना। यह समझना कि हर रात से लड़ाई बाहर नहीं होती, कई बार सबसे कठिन लड़ाई खुद से होती है। और अगर इंसान खुद से हार गया तो कोई भी सुबह उसे पूरी राहत नहीं दे सकती। आज भी जब मैं रात में ट्रक चलाता हूं और सड़क सुनसान होती है तो वह पीली रोशनी याद आ जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं घबरा कर ब्रेक नहीं लगाता। मैं समझ जाता हूं कि क्या सच है और क्या मेरे मन का खेल। फिर भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं होता, क्योंकि यह रात मुझे सिखा गई है कि भरोसा धीरे धीरे करना चाहिए। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इंसान को बदलने के लिए मिलते हैं। वे हमें डराते हैं, तोड़ते हैं और फिर हमें हमारे ही सामने खड़ा कर देते हैं। उस आईने में जो दिखता है वही सबसे बड़ी सच्चाई होती है। मैं जानता हूं कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस रात में जिंदा रहती है जब सड़क बहुत शांत हो जाती है और दिमाग ज्यादा सोचने लगता है। फर्क बस इतना है कि अब मैं उस खामोशी से भागता नहीं हूं, मैं उसे सुनता हूं, पहचानता हूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं। शायद यही इस पूरे सफर की आखिरी सीख थी कि बाहर जो दिखता है वही भीतर भी होता है, और जब इंसान भीतर से संभल जाता है तो कोई भी सड़क उसे हमेशा के लिए रोक नहीं सकती। तो ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी रात की दास्तान जहां सड़क सिर्फ मंजिल तक नहीं ले गई, बल्कि मुझे मेरे ही भीतर उतार लाई। अगर इस सफर के किसी मोड़ पर आपको भी लगा कि डर सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी पलता है, तो समझिए इस कहानी ने अपना असर छोड़ दिया है। ऐसी ही सच्ची, डरावनी और मन को झकझोर देने वाली कहानियां सुनने के लिए डार्क पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे, और कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपके दिल में अटक गया। इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो रात के सन्नाटे और अनकहे डर को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती है। मिलते हैं अगली रात अगली कहानी के साथ, सिर्फ डार्क पॉडकास्ट पर।